और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है हिला देने वाली। ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। मिलावट भ्रष्टाचार पर योगी का बड़ा वार है। आखिर एक्शन क्या हो रहा है? आपने क्या कभी लाइसेंस बनवाया है, ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने का? आरटीओ दफ्तर गए तो आपको पता होगा बिना पैसे काम होना मुश्किल है। आरटीओ में रेड पड़ी है। यूपी पुलिस आरटीओ में दंदनाते हुए पहुंची। ठीक थोड़ी देर बात करते हैं। ठीक आप देख रहे हैं बड़े पुलिस अफसर आरटीओ पहुंच गए और चेकिंग करने लगे। पुलिस की बड़ी टीम आरटीओ में रेड कर रही थी। और इतना ही नहीं, उसके बाद देखिए एजेंट्स पकड़े गए जो दलाल पैसा लेते हैं, लाइसेंस बनवाते हैं, काम करवाते हैं गाड़ियों का। ये देखिए पुलिस ने उठा कर भरा है गाड़ियों में। ये वो आरटीओ के एजेंट हैं जो बाहर आपको मिल जाएंगे ऑफिस के, और अंदर जाए बिना बाहर खड़े खड़े आपका काम करवाने का दावा करते हैं। उन सब की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, ड्रोन कैमरे से देखिए। ड्रोन से वीडियो बनाया जा रहा था। पुलिस की टीम पहुंची है। ऊपर से आपको नजर आ रहा भारी संख्या में पुलिस। और उसके बाद पुलिस तितर बितर हुई। एक साथ रेड की गई। आरटीओ दफ्तर के अंदर घुसे और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई। ये ड्रोन कैमरे से आप देख रहे हैं जो एजेंट पकड़े गए लाल निशान के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। उन्हें पकड़ के वैन में भरा जा रहा है। पुलिस की देखिए जरा, आधा दर्जन गाड़ियां पुलिस की खड़ी है। पुलिस वैन लेकर आई थी, तय करके आई थी कि उठा कर ले जाना है। अब देखिए सिर्फ रेड नहीं हुई आरटीओ पर, जो अपराधी है, क्रिमिनल है, उनके एनकाउंटर भी चल रहे हैं बराबर। ये हापुड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं। हापुड़ में एनकाउंटर हो गया। टूट गड्डी। टूट गड्डी। एक तरफ एनकाउंटर हो रहा है जिसने हत्या की थी, हत्यारे का एनकाउंटर हुआ। दूसरी तरफ एक टीम मुजफ्फरनगर में देखिए क्या कर रही थी। दूध की, नकली दूध की फैक्ट्री थी। दूध देखिए जरा, ये जो आप झाग देख रहे हैं ऊपर जमा हुआ, ये नकली दूध है। ये केमिकल और कास्टिक सोडा से बनाया गया है। सोचिए कैसे ये नकली दूध थैलियों में भर के आपके घरों तक आ सकता है था, लेकिन उससे पहले रेड पड़ गई। नजर आ रहा है ये दूध है पूरा। यही दूध केमिकल और कास्टिक सोडा से तैयार किया गया था। नकली दूध देखा। मथुरा में रेड पड़ी। 1200 किलो पनीर देखिए, 1200 किलो पनीर। और अगर रेड ना पड़ती तो ये लोगों की थालियों तक परोस दिया गया होता। देखिए जरा, पनीर का अंबार लग गया है। और थोड़ा बहुत नहीं, 1000 किलो से ज्यादा पनीर है। 1200 किलो पनीर है। और यही वजह है कि यूपी में अपराधियों का ऑन द स्पॉट अंजाम भी हो जाता है। लोग इस पर ऐतराज भी जताते हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं मेरठ की। मेरठ में यह एनकाउंटर हो गया।
तो आप देख रहे हैं पहले ही अपराध करते हैं और उसके बाद जब एनकाउंटर हो रहा है तो करा रहे हैं। अब आपको दिखाऊं, गाजियाबाद लिए चलता हूं। देखिए जरा गाजियाबाद में रसगुल्ला देखिए, रसगुल्ला वो भी नकली रसगुल्ला। बताया गया 10 क्विंटल रसगुल्ला था ये जिस पर रेड हुई है। दिवाली आ रही है, दिवाली हो, जन्मदिन हो, इसी तरह के रसगुल्ले परोसे जाते हैं शादी ब्याह में भी। और किस तरह से खराब पदार्थों का इस्तेमाल करके रसगुल्ले तैयार किए जाते हैं और आम लोग खाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। सिर्फ सोचिए, आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि किस खाने की चीज में फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है। आप सोच नहीं सकते। चना खाया आपने, चना देखा है, चने में भी केमिकल मिला दिया गया, कल्पना से परे। ये देखिए, ये चने की बोरियां हैं, इसमें चमड़े में जो केमिकल लगाया जाता है वो केमिकल इस चने में डाल दिया गया था, चमक आ जाए, खिले खिले दिखे। उसके बाद देखिए चने पर भी योगी ने बुलडोजर चलवा दिया। इसलिए यूपी पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि अपराधियों को वो ऑन द स्पॉट सजा देते हैं। इस पर सवाल उठते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सुल्तानपुर की और फिरोजाबाद की। मर गया, गलती होगी, बस मुझे माफ कर दो। जल्दी बेटा जल्दी। तो आप देख रहे हैं सुल्तानपुर वाला एक क्रिमिनल था जिसे पकड़ा गया और फिरोजाबाद वाला चोर था जिसका एनकाउंटर हुआ। गलती होगी, बस मुझे माफ कर दो। अब आइए आपको लिए चलता हूं। दिवाली आ रही है, रक्षाबंधन भी है। ये देखिए मिलावटी खोया मिला है, 307 किलो खोया मिला है, 307 किलो मिलावटी खोया। हर चीज पर रेड हो रही है, जो भी गलत है, गड़बड़ है। प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है यूपी में। ये देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक जहां मिली वहां रेड की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है, जनपद स्तर से हम लोग को निर्देशित किया गया है कि इस तरह के प्लास्टिक को ढूंढिए और उनको जब्त करिए। विभिन्न संस्थानों में बैठे हुए माफिया की कमर को भी तोड़ेंगे और उसके आकाओं को भी हम जमीन आसमान दिखाने का काम करेंगे। योगी ने ऐलान कर दिया है और योगी फोर्स ने ठान लिया है कि मिलावटखोरों और भ्रष्टाचारियों पर चलेगा कानून का ऐसा डंडा कि फिर वो खिलवाड़ की सोच भी नहीं पाएंगे। यूपी में करप्शन चाहे जहां और जो भी करेगा, बाबा का एक्शन ताबड़तोड़ होगा। हमने पहले दिन कहा था कि अगर ये सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है, मतलब खाने में जहर मिलाने वाले और आपकी गाढ़ी कमाई में चपत लगाने वालों को योगी छोड़ेंगे नहीं। ऐसे अपराधियों पर गिरेगी बाबा की गाज और जरूरत पड़ी तो होगा बुलडोजर और एनकाउंटर वाला इलाज। अब देखिए जरा कहां कहां क्या क्या रेड हो रही है। योगी का ऑर्डर है और उसके बाद ये छापेमारी शुरू हुई है। ये तस्वीर देखिए, पहली मैंने आपको दिखाई कानपुर की तस्वीर है। करप्शन कहीं भी हो, योगी का कड़ा एक्शन का ऑर्डर है। आरटीओ ऑफिस की तस्वीर है, भ्रष्टाचार और दलाली की यहां से मिली शिकायत। योगी की फोर्स ने पहले ड्रोन से पूरे परिसर की निगरानी की, फिर जिला प्रशासन और 50 पुलिस वालों की टीम ने छापा मारा। और छापा मारने वाली टीम बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनकर घुसी थी। पता नहीं
दलाल कैसे प्रतिक्रिया दें। ऑफिस के दोनों गेट बंद कर दिए गए ताकि कोई भाग ना सके। छापेमारी से आरटीओ दफ्तर और दलालों में अफरा तफरी मच गई। ऑफिस में तैनात कई बाबू और दलाल दीवार फांद फांद कर भाग गए, लेकिन पुलिस वालों ने दौड़ाकर 22 दलालों को फौरन पकड़ा है। चालान बाबू के पास से सोचिए 1 लाख कैश मिला है, जिसका वो हिसाब तक नहीं दे पाए। वहीं कैश विभाग के बाबू के पास जमा रकम से 15,000 कम मिले। पुलिस गड़बड़ी के और सबूत जमा कर कड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। अगली तस्वीर देखिए, कानपुर में क्या हुआ। कानपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ भी योगी का एक्शन हुआ। यहां 36,000 किलो मिलावटी भुना चना नष्ट किया गया। मिलावटी चना करीब 34 लाख रुपए का था। इस भुने चनों में चमड़ा रंगने वाला रंग, जिसे कहते हैं ओरामिन डाई, वो मिलाया गया था। कुछ महीने पहले खाद्य विभाग ने मिलावटी भुना चना पकड़ा, फिर चने का गोदाम सील कर सैंपल को जांच के लिए भेजा। रिपोर्ट आई तो इसमें चमड़ा और कपड़ा रंगने वाला पीला रंग मिला था। खाने पीने में ऐसे रंगों का इस्तेमाल खतरनाक और बैन है। खाद्य विभाग ने अदालत में मिलावट की रिपोर्ट दाखिल की है और फिर अदालत के आदेश पर मिलावट पर बुलडोजर चला है। अगली तस्वीर, गाजियाबाद। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी से पहले फिर मिलावट शुरू। पिछले दिनों 1000 किलो से ज्यादा नकली पनीर पकड़ा गया। इस बार करीब 10 क्विंटल तैयार छेना रसगुल्ला नष्ट कराया गया है। जांच में मिलावटी पनीर, खराब चीनी, खतरनाक केमिकल मिला है, तो खाद्य विभाग के अधिकारियों ने पूरे स्टॉक को नष्ट कर दिया है। दुकान के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हापुड़ में एक घर के भीतर नकली क्रीम फैक्ट्री चल रही थी और सोचिए, फूड डिपार्टमेंट को जानकारी मिली तो छापेमारी हुई। 955 किलो मिलावटी क्रीम बरामद कर नष्ट कराई गई है। 600 किलो अलग अलग तरह की मिठाई भी नष्ट कराई गई है। हापुड़ में करीब 2 लाख रुपए का पनीर नष्ट किया गया और मिलावट करने वाली दुकानों को भी नोटिस थमाया गया है। सोचिए, ये सारी चीजें, चाहे वो खोया हो, पनीर हो या मिठाइयां हो, ये सारी चीजें अगर इन पर एक्शन ना होता वक्त पर, तो ये लोग खा चुके होते, उनकी थालियों में होता। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आज यूपी के अन्नदाता किसान के खेत से कोई मोटर चोरी करके नहीं लेके जाता है। उसको मालूम है कोई चोरी करेगा तो अगले दिन लंगड़ जरूर हो जाएगा। 17 के पहले तो वह सरकार ही मोटर चोरी करवाती थी। हाँ, वही लोग चोरी करवाते थे। चोर कोई दूसरा थोड़े था। बिजली देते नहीं थे, बिजली गायब। कल मैं रायबरेली गया था, पता लगा कि वहां क्या पूरे प्रदेश के अंदर वही स्थिति थी। 1 सप्ताह दिन में, 1 सप्ताह रात्रि में बिजली आती थी। तो मैंने कहा चलो 1 सप्ताह तो देते थे ना। कहा नहीं साहब, वो भी 3 घंटे की बिजली। 3 घंटे की बिजली, क्या विकास कोई करेगा? 3 घंटे बिजली। और हम लोग यूपी देश के अंदर उन राज्यों में जो किसानों को अपने यहां सर्वाधिक बिजली दी। जी, कुछ पूछताछ की जा रही है। जो परिसर में ना तो प्रार्थी थे, ना ही सरकारी कर्मचारी हैं और यहाँ पे उपस्थित थे, तो उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो किस प्रकार के, उनके दलाली की एक शिकायत यहाँ पे प्राप्त हो रही थी, तो उसके क्रम में एक जांच की जा रही है कि क्या ये लोग इसमें संलिप्त थे। लगातार शिकायतें आ रही थी कि आरटीओ ऑफिस में ऐसे दलालों का नेटवर्क वगैरह है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। तो उसी के संदर्भ में एक संयुक्त कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन से, और इसमें हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। जहाँ 4 टीमें लगी थी, एडमिनिस्ट्रेशन की एक टीम थी, क्राइम ब्रांच की थी, सेंट्रल की टीम थी और पुलिस लाइन से भी हमने कुछ पुलिस बल लाया था। 60 से 70 लोगों की पुलिस के साथ हमने यहाँ पर रेड की। तो पुलिस को साफ ऑर्डर है, कोई भी गलत काम, गलत हरकत हो रही है, फौरन रेड कीजिए। और उस रेड का फायदा क्या हुआ ये आपको बताऊं। पहले तस्वीर देखिए, बरेली में रेड हुई। ये कल तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी कि चीनी स्टॉक किया गया था, चीनी के दाम बढ़ रहे थे, इसलिए रेड हुई थी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि लगातार ताबड़तोड़ रेड होने से, जमाखोरी पर रोक लगने से चीनी के दाम कम होने शुरू हो गए। बरेली के अलावा मैंने आपको दिखाया था मुजफ्फरनगर में भी अधिकारियों ने चीनी के स्टॉक पर रेड किया था। अब देखिए जरा, चीनी के दाम कम होने लगे। अच्छी खबर यह है, यह खुद सरकार दावा कर रही है। कैसे? लेकिन त्योहारों से पहले चीनी की कीमत पर कोहराम मचा। कई शहरों में चीनी के दाम 75 रुपए किलो तक पहुंच गए, लेकिन सरकार की सख्ती से चीनी के दाम कम होने लगे।
चीनी की एक्स मिल कीमत 18% घटकर 55 रुपए किलो हो गई। यानी थोक व्यापारियों को मिल से मिलने वाली चीनी 18% सस्ती हुई है। आमतौर पर एक्स मिल और खुदरा कीमतों के बीच 7 से 8 रुपए का अंतर होता है। पिछले दिनों चीनी की मिल वाली कीमत 67 रुपए तक पहुंच गई थी, लेकिन खाद्य सचिव कह रहे हैं कि कड़े फैसले का असर दिखने लगा है। कालाबाजारी पर रोक और लाखों टन चीनी आयात से सुधार हुआ है। देश में चीनी की कमी वाली अफवाहों पर अंकुश लगाया गया है। जमाखोरी की जांच के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं। इसके बाद देश में मिल वाली चीनी के दाम 50 रुपए के आसपास पहुंच गए। मिल के बाद अब थोक और खुदरा बाजार में भी कीमत कम होने लगी है। यानी आम आदमी की रसोई तक फिर पहले की तरह चीनी मिलने वाली है। आम लोगों को फिर 50 रुपए के अंदर 1 किलो चीनी मिल सकती है। यह अच्छी खबर है। लेकिन आपको याद होगा सीएम योगी ने पहले दिन कहा था कि यूपी वालों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूपी के पास पर्याप्त चीनी मौजूद है। देखिए कितनी चीनी यूपी के पास है। चीनी मिलों में जो चीनी है वो 1,79,000 क्विंटल चीनी है मौजूद। निजी चीनी मिलों में 1,50,000 क्विंटल मौजूद है चीनी। सहकारी चीनी मिलों में 23 लाख क्विंटल मौजूद है चीनी। और निगम चीनी मिलों में 5 लाख क्विंटल, यानी 179 लाख, 150 लाख क्विंटल, 23 लाख क्विंटल और 5 लाख क्विंटल, ये चीनी मिलों में यूपी की चीनी मौजूद है। यानी योगी ने कहा था कि चीनी की कोई किल्लत नहीं होगी, अब चीनी के दाम कम होने शुरू होंगे। सुनिए सीएम योगी क्या कह रहे हैं। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4 लाख टन, हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन। यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख कुंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। 2007 से 17 के बीच में तत्कालीन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 29 चीनी मिलों को बंद किया था। 21 चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेच दिया था। ये तत्कालीन सरकारें करती थी, चीनी मिलों को बंद करती थी। और आज 122 चीनी मिलें हम चला रहे हैं। 42 रुपए से 70 रुपए हो गई। अब क्या कहेगी सरकार? गन्ने किसान को पैसा नहीं मिलता, उसका पेमेंट फंसा रहता है। 5-5 साल पैसे नहीं बढ़ाते गन्ने पर, खाद के पैसे बढ़ा दोगे, लागत मूल्य निकलता नहीं, आम आदमी की जेब से कटता है। चीनी महंगी हो, प्याज महंगा हो, तो उनको क्या लेना देना। कहीं ऐसा ना हो फाइनेंस मिनिस्टर कहते मैं तो डायबिटीज पेशेंट हूं, मैं तो शुगर ही नहीं खाती हूं, तो मुझे नहीं पता शुगर के प्राइसेस क्या है। दुख इस बात का होता है कि जनता त्रस्त है, उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है, उनके रोजगार के माध्यम नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बेटर हो रही है, पर महंगाई लगातार बढ़ रही है जो उनके जेब पे चोट पहुंचाता है, पर उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। अरे पहले चीनी के दाम तो कम करें, सरसों के तेल के दाम करें, दवा के दाल के दाम कम करें। और बनारस क्योटो बना रहे थे, क्योटो, घरों में पानी घुस गया, रविंद्रपुरी में घुस गया, बीएचयू के अंदर। विपक्ष सवाल उठा रहा है सीएम योगी पर कि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, रोजगार है नहीं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कमाई नहीं है, तो कैसे खरीदेंगे। तो सीएम योगी ने आज रोजगार बांटा है। यह तस्वीर देखिए जरा, योगी सेल्फी ले रहे हैं उनके साथ, उन युवाओं के साथ जिन्हें आज नियुक्ति पत्र दिया है, नौकरी की चिट्ठी सौंपी है। एक बड़ी चीज ये कि सभी सियासतदान इस वक्त युवाओं पर फोकस कर रहे हैं, चाहे वो सीएम योगी हो या फिर अखिलेश यादव हो। सीएम योगी यूपी में युवाओं पर खास ध्यान दे रहे हैं, युवाओं और नौकरियों को लेकर बड़ी योजना बना रहे हैं। योगी ने 3,500 3,500 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा है।
युवाओं के साथ सेल्फी खिंचाते हुए बड़ा ऐलान किया। कहा 1 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी देंगे। 6 महीने में 1 लाख नियुक्ति पत्र देने की बात की है। 9 साल में 9,30,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। सभी आयोग और बोर्ड से कहा है भर्ती प्रक्रिया और तेज करें। सीएम योगी जल्द ही युवाओं से सीधी बात भी करेंगे। चुनाव से पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी पर खास कार्यक्रम है। योगी के मंत्री छात्रों युवाओं से सीधे संवाद करेंगे और नेताओं को रील बनाने और डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी। अब देखिए सभी नेता कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी पीछे नहीं। उन्होंने कहा किया 200 से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिल चुके हैं अखिलेश। सीजेपी के प्रदर्शन को समर्थन दिया, उनकी तारीफ भी की। युवा सांसद प्रिया सरोज और इकरा हसन को आगे कर रखा है। 6 सितंबर को सहारनपुर में सपा का युवा योद्धा सम्मेलन है। जेनजी के मुद्दों के साथ यूपी चुनाव का शंखनाद किया और समाजवादी पार्टी खास डिजिटल वॉर रूम भी बनवा रही है। रील्स और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से जुड़ने की तैयारी है। सपा एक अलग युवा घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी में भी है। तो सभी सियासतदान आखिर युवाओं को क्यों आकर्षित करना चाहते हैं? युवा एक बड़ा वोट बैंक है। क्यों? देखिए जरा आंकड़े देखिए। 27 में यूपी में चुनाव है। ये आंकड़े खुद बता देंगे कि आखिर युवा क्यों पसंद है सियासतदानों को। कुल मतदाता उत्तर प्रदेश में है 13 करोड़। उसमें जेनजी यानी युवा कितने? 13 करोड़ में जेनजी है 2 करोड़। जेनजी यानी युवाओं की हिस्सेदारी 15% है, 15%। और कितनी सीटों पर यह 15% युवा असर डालेगा? 2 करोड़ युवा यूपी में कितनी सीटों पर असर डालेगा? 80 से 120 सीटों पर असर डालेगा। 2022 में देखिए बीजेपी को इस युवा का वोट मिला था 40 से 42%, लेकिन अखिलेश भी पीछे नहीं थे। सपा को 37 से 39% वोट मिला था। यानी इस बार यह युवा बड़ी भूमिका में होने वाला है। चुनाव जिता भी सकता है और चुनाव हरा भी सकता है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सीएम योगी। 9,30,000 से अधिक नौजवानों को हमने सफलतापूर्वक पारदर्शी तरीके से बिना भेदभाव के प्रदेश के अंदर सरकारी व्यवस्था में नौकरी देने में सफलता प्राप्त की। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। पिछली सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती थी, एक छात्र के जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी, नौकरी बंदर बांट करके पैसे के बल पर देती थी, बिना किसी लेन देन के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसे लेन देन के। आज उसको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, उसके सपनों को एक उड़ान मिल रहा है। 2017 के पहले संभव नहीं था। 2017 के पहले यूपी के सामने संकट था, इसलिए क्योंकि इन युवाओं की उपेक्षा हुई थी। अपने प्रदेश में तो नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन यूपी की छवि इतनी खराब थी, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, भ्रष्टाचार, ये यूपी की पहचान बन चुकी थी। मेरा चयन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट पद पर हुआ है और मुझे आज बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि मुझे आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे नियुक्ति प्राप्त की गई है और मेरे परिवार में भी बहुत सी सारी खुशियाँ आई हैं। मुझे जॉब मिली, उसके लिए मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। थैंक यू। अब बड़ी चीज यह है कि योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र बांटा, 3,500 युवाओं को नौकरी दी, लेकिन अखिलेश यादव पर हमला किया। योगी ने मंत्रियों के साथ बैठक की और कहा कि अखिलेश के राज में चाचा भतीजे वसूली करते थे। योगी ने सपा पर हमला किया। अब देखिए सीएम योगी का अटैक अखिलेश यादव पर था। योगी ने कहा 2017 के पहले नियुक्ति का विज्ञापन निकलते ही चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का खानदान वसूली करने के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को स्टे लगाना पड़ता था। गलती युवा की नहीं होती थी, गलती आयोगों में बैठे हुए और उस समय की सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों की होती थी। हम नकल माफिया की भी और विभिन्न संस्थाओं में बैठे हुए माफिया की कमर को भी तोड़ेंगे और उसके आकाओं को भी जमीन आसमान दिखाने का काम करेंगे। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। कहा बीजेपी असली मुद्दों से भटकाना चाहती है।
वंदे मातरम के मुद्दे में लोगों को उलझाकर महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को पीछे करना चाहती है। बीजेपी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रही है। हम चाहते हैं कि बच्चों को गर्म खाना मिले। सपा सरकार में जो बर्तन खरीदे गए थे वही आज भी चल रहे हैं। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ को और अखिलेश यादव को। अरे बच्चों को स्कूल खोला है, आप टीचर्स नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, क्या उम्मीद करोगे भविष्य कैसे बनेगा? आप नई टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। हमारे मुख्यमंत्री एआई नहीं जानते, उन्हें लगता होगा ए फॉर उनका नाम या विपक्षी किसी नेता का नाम। कभी बच्चे गोदी में, कभी बच्चों को खिलाते हुए तस्वीरें आ रही है, अच्छी बात है। इसके बाद बहुत फुर्सत मिलेगी बच्चों से बातचीत करने की। समाजवादी सरकार बनेगी, आने वाले समय में प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था। लोग ये मानते थे कि ये युवा किसी लायक नहीं, क्योंकि ये नौकरी नहीं प्राप्त कर रहा है। गलती युवा की नहीं होती थी, गलती उन आयोगों और बोर्डों में बैठे हुए और उस समय की सरकारों में बैठे हुए सरकारी तंत्र में भ्रष्ट उन राजनेताओं की और उन लोगों की होती थी जो बेईमान और भ्रष्ट किस्म के लोग वहां बिठा दिए गए थे। अखिलेश यादव बात कर रहे थे लड़कियों की, बच्चियों की। यूपी से एक और खबर है आज स्कूल को लेकर। स्कूल में हिजाब को लेकर मांग थी छात्राओं की कि स्कूल जाएं तो हिजाब में जाएं, इसकी इजाजत मिलनी चाहिए। और यह मामला कोर्ट पहुंचा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में क्या कुछ फैसला है। याचिकाकर्ता छात्राओं का कहना था, छात्रा 11वीं की नाबालिग छात्रा ने कोर्ट में याचिका लगाई और कहा हिजाब पहनना उसकी धार्मिक मान्यता से जुड़ा है, इसे पहनने से उसे मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। वो कक्षा 10 तक हिजाब पहनकर स्कूल आती रही। वो 11वीं कक्षा भी हिजाब पहनकर ही स्कूल जाना चाहती है, लेकिन स्कूल हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दे रहा है। ऐसे में स्कूल को निर्देश दिया जाए कि उसे हिजाब पहनने से ना रोकें। स्कूल ने कहा यह शिक्षा संस्थान है जहां सभी छात्रों के लिए एक समान ड्रेस कोड है। किसी एक छात्रा को अलग छूट देने से स्कूल की व्यवस्था प्रभावित होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा स्कूलों में यूनिफॉर्म के नियम का पालन करना जरूरी है। यूनिफॉर्म के बिना किसी धार्मिक भेदभाव वाला माहौल बना रहता है। समानता बनाए रखने के लिए कोई संस्था ड्रेस कोड लागू कर सकता है। शिक्षण संस्थान ने जो ड्रेस कोड तय किया है वो छात्रों को मानना होगा। किसी भी छात्रा या छात्र को अपनी पसंद से बदलाव का अधिकार नहीं है। महिलाओं के लिए हिजाब का इस्तेमाल इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है और कोई सबूत नहीं है कि उसे ना पहनने पर महिला धर्म से बाहर हो जाएगी। स्कूल में व्यक्तिगत आधार पर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह कोर्ट का फैसला था। सुनिए याचिकाकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं और वकील क्या कह रहे हैं। यह आदेश पारित किया कि हिजाब इस्लामिक आस्था का कोई हिस्सा नहीं है और अगर किसी भी शैक्षिक संस्था में कोई ड्रेस कोड है या यूनिफॉर्म है तो सभी छात्र छात्राओं को उसका पालन करना चाहिए और किसी तरह की अनिवार्यता नहीं रखनी चाहिए। कोर्ट ने ये सुनवाई करने के बाद उस याचिका को खारिज किया। तो जो बच्चियां स्कार्फ पहनकर या हिजाब पहन करके स्कूल जाना चाहती हैं, हम समझते हैं कि उन पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए और जो स्कूल का यूनिफॉर्म है लाजमी तौर पर सबको वो यूनिफॉर्म पहनना है अगर आपको उस स्कूल में पढ़ना है, लेकिन उसी के साथ साथ स्कार्फ को या हिजाब को अलाउ करना चाहिए। इससे जो है वो किसी की भी आस्था को कोई खतरा नहीं है, किसी के जो है वो सम्मान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सभी को जो है वो जो संस्थान है, जो शैक्षणिक संस्थान है या भी कोई संस्थान हो, उसके जो सभी कोड हैं, ड्रेस कोड है, उसके जो अनुशासन है, उसकी जो व्यवस्था है, उसका सबको सम्मान करना। अगर कोई व्यक्ति अपनी आस्था के साथ हिजाब पहनता है तो उसको परेशानी नहीं। अगर ये परेशानी है तो आज से ये घोषित कीजिए कि कोई भी दूसरे धर्म का आदमी क्राइस्ट का वो एम्बलम नहीं पहनेगा, कोई कड़ा नहीं बांधेगा, कोई हाथ में कलावा नहीं बांधेगा, कोई अपने हाथ में त्रिशूल का वो नहीं पहनेगा। तो ये सब पे लागू कीजिए ना। देखिए जो हाई कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है
शिक्षा के मंदिर में एक ही क्लास में हिंदू का अलग, इस्लाम का अलग, क्रिश्चियन का अलग, बाइबल का अलग। अगर बच्चे अपना अपना ड्रेस पहन के आवे तो फिर ये भारत की जो नागरिकता है, जो संविधान कहता है, उस पर कुठाराघात होगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की नई टीम बना दी है। नई टीम में युवा हैं, बहुत से नए चेहरे भी हैं, पुराने चेहरे भी हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपनी मिनिस्टर्स की टीम है, मंत्रियों की टीम है, उसमें भी बदलाव होने जा रहा है। उसमें भी बहुत से युवाओं को एंट्री मिलने वाली है। कई युवा चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में आपको देखने को मिलेंगे। आइए आपको बताऊं कि मोदी की मंत्रिपरिषद में युवाओं की संख्या बढ़ सकती है। बीजेपी की नई टीम के बाद मंत्रिपरिषद में बदलाव की अटकलें, साथ ही 3 मंत्रियों ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा भी दिया है। वर्तमान में प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रिपरिषद में 69 सदस्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 75(1)(a) के तहत अधिकतम 81 सदस्य हो सकते हैं। मतलब यह कि मंत्रिपरिषद में भी 12 मंत्रियों की और एंट्री हो सकती है। तो सवाल यह भी है कि क्या मंत्रिपरिषद में युवाओं की संख्या बढ़ेगी? अभी 70 साल से ज्यादा के 12 कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। 81 साल के जीतन राम मांझी सबसे ज्यादा उम्र के कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि 38 साल के राम मोहन नायडू सबसे युवा कैबिनेट मंत्री हैं। मोदी 3.0 की शुरुआत में 65% से ज्यादा मंत्रियों की उम्र 51 से 70 साल थी। उस वक्त मोदी मंत्रिपरिषद में 31 से 50 साल की उम्र के 24% मंत्री थे। माना यह जा रहा है कि मंत्रिपरिषद में युवाओं को तरजीह मिल सकती है। आगामी चुनाव को देखते हुए कुछ राज्यों से युवाओं को मौका मिलेगा। साथ ही शिवसेना को सांसदों की संख्या बढ़ाने का इनाम मिल सकता है। शिवसेना से श्रीकांत शिंदे के नाम की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। एनसीपीआई में शामिल पश्चिम बंगाल के सांसदों को भी मौका मिल सकता है। टीएमसी से एनसीपीआई में शामिल सांसदों में सयानी घोष भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले युवाओं को आगे करने की बात कई मौकों पर कर चुके हैं। सुनिए। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आत्मनिर्भर भारत का अभियान हो, मेक इन इंडिया का अभियान हो, इसकी सफलता के पीछे भारत के युवाओं की ही ताकत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में युवा जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन एक युवा सांसद पर बवाल मचा हुआ। युवा सांसद कौन है? कंगना रनौत। कंगना रनौत इससे पहले बाबा रामदेव से भिड़ गई। कुछ ऐसा कहा कि बाबा रामदेव को अच्छा नहीं लगा। बाबा रामदेव ने पहले उन पर टिप्पणी की थी। अब देखिए कंगना ने एक एक्ट्रेस पर अटैक किया है। यह विज्ञापन है रक्षाबंधन का। इसमें कृति सनन दिख रही है और कृति सनन के कपड़ों पर कंगना ने हमला किया है कि रक्षाबंधन के विज्ञापन में ये कपड़े पहनने की जरूरत क्या थी। और इसके बाद कृति सनन ने भी जवाब दिया है। तो सांसद देखिए कैसे दो सेलिब्रिटीज से उलझ गई। कंगना रनौत ने कहा कि बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के सपने मत देखिए, मुझे चरित्र का पाठ मत पढ़ाइए। आपका चरित्र जैसा भी है मेरा उससे बेहतर है, यहां कोई फ्रॉड नहीं मिला हुआ। अब बाबा रामदेव ने इस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा, मैं इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता हूं, न बढ़ावा देना चाहता था। स्वामी रामदेव क्या है यह देश जानता है। रामदेव का योगदान भी देश जानता है। मैं ओछे लोगों के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस पर कंगना ने कहा, बाबा रामदेव ने हर तरह की मर्यादा लांघ दी है। उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है उससे पूरा समाज शर्मसार है। सनातन के जो कपड़े पहनते हैं उसे शर्मसार किया है। उन्हें महिलाओं के लिए अपनी दृष्टि ठीक करनी चाहिए। कंगना यहां कह रही है महिलाओं के लिए दृष्टि ठीक करिए, लेकिन यहां देखिए कंगना ने कृति सनन पर क्या कहा, आगे बताऊंगा, लेकिन तापसी पन्नू से उलझ गई। कंगना ने कहा, आए दिन कई लोग मुझ पर टिप्पणी करते हैं, ज्ञान देते हैं। तापसी पन्नू मेरे माता पिता पर सवाल उठाती हैं, मेरी परवरिश और बैकग्राउंड का अपमान करती रहती हैं। आशुतोष राणा कहते हैं कुत्ते की तरह भौंकती हूं। सोनी सूद कहते हैं
कि मुझे तरीका सीखना चाहिए। आप लोग मेरी तरह 1% भी कामयाबी नहीं हासिल कर पाए तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। इस पर तापसी ने कहा, 2 महिलाओं के बारे में बार बार ऐसे सवाल क्यों? आप ये झगड़ा खत्म क्यों नहीं होने देते? हम दोनों से ऐसे सवाल पूछना बंद कर देंगे तो इस तरह के विवाद खत्म हो जाएंगे। अब देखिए, कंगना बाबा रामदेव को बता रही थी कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना चाहिए, महिलाओं और मर्यादा पर बाबा रामदेव पर हमला कर रही थी। कंगना ने कृति सनन पर अटैक किया। रक्षाबंधन महिला होने के लिए शानदार समय है। हमारी अलमारियां कई तरह के कपड़ों से भरी हैं, कॉकटेल ड्रेस से लहंगा चोली, जीन्स से साड़ी, बिकनी से सलवार कमीज तक कपड़ों के कई विकल्प हैं। फिर भाई को बिकनी अंडरगारमेंट्स में राखी क्यों बांधेंगी? आपके पास स्टाइल के इतने विकल्प कहां गए? यह विज्ञापन जानबूझकर अजीब बनाया गया लगता है। कृति सनन ने कहा, खूबसूरती त्योहारों में छिपी होती है, कपड़ों में नहीं। आखिर हम महिलाओं को यह बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं? समय के साथ पारंपरिक फैशन भी बदला है, लेकिन महिलाओं के संस्कार को कपड़ों से मापा जाता है। संस्कृति और परंपरा दिल में होती है, नेकलाइन में नहीं। सुनिए कंगना रनौत को। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। मुझे जब देखो 4 गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए, पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही। आप खत्म क्यों नहीं होने देते ये बात? कोई क्वेश्चन पूछना हम दोनों से बंद करेगा ना जब ये वाला, तो ये इशू भी खत्म हो जाएगा। तो आप सब लोगों को या तो मजा आ रहा है देख के, तो सब लगे हुए हैं सेम सवाल पूछने। अगर आप जेन्युइनली चाहते सारे कि ये ना हो इशू, तो आप लोग ऐसे सवाल शायद पूछना बंद कर देते, तो ये बात कब की खत्म हो जाती। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि शेर दहाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, तो किसी भी जीव की पहचान उसके स्वर से निकलने वाले कंठ से होती है कि बातन हाथी पात है और बातन हाथी लात। आप बातों से ही हाथी की सवारी का आपको सम्मान मिलता है और बातों के कारण ही, आपके द्वारा बोले गए शब्दों के कारण ही आपको उसके पैर के नीचे डाले जाने वाला दंड मिलता है। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है। इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बाबा रामदेव की बात है, उन्होंने हर मर्यादा लांघ दी है और उन्होंने जो है जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, सारा समाज शर्मसार है। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते हैं। इनफ इज इनफ। तो आपने ये लड़ाई देख ली। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं एक बहुत बड़े शहर जो पानी में डूब चुका है। फिर गया गुरुग्राम पानी में। देखिए जरा तस्वीरें देखिए, सोशल मीडिया पर भी तैर रही हैं और यहां बस तैर रही है। लेकिन अफसोस ये स्कूल बस है। सोचिए, बच्चों को ले जाने वाली स्कूल बस पूरी तरह से पानी में समा गई है। ये बड़े शहरों में शुमार गुरुग्राम की तस्वीरें। अब देखिए गुरुग्राम की अगली तस्वीर देखिए। ये बच्चा पानी में फंस गया, पानी के बीच रोने लगा। शायद इसने इस तरह की तस्वीर पहली बार देखी। अब देखिए गुरुग्राम का इफ्को चौक, ये देख रहे हैं, ये व्यस्त रोड है और वहां बीच सड़क गहरा गड्ढा हो गया है। तो सड़क पर गड्ढा तक तो अलग बात है, लेकिन सोसाइटी के अंदर हाल देखिए। सोसाइटी पानी पानी है, गंदगी भी है और वहां भी पानी भरा हुआ। अब बड़ी बात यह है
बच्चे को आप देख रहे हैं कैसे स्कूल पहुंचा है। बड़ी चीज यह है कि करोड़ों की कमाई, फिर भी गुरुग्राम पानी पानी कैसे हो जाता है। गुरुग्राम में आखिर इतना पानी कहां से आ रहा है, कितना पैसा गुरुग्राम के लोग दे रहे हैं टैक्स में, उसके बाद शहर का यह हाल है। देखिए मैं आपको दिखाऊं कि यह आप देख रहे हैं गुरुग्राम का हाल, यह है शहर का हाल। गुरुग्राम की पहचान बड़े कॉरपोरेट और आईटी केंद्र के रूप में, यहां ऊंची इमारतें, बड़े मॉल, महंगी रिहायशी प्रोजेक्ट और दफ्तर हैं। यह शहर ग्लोबल फाइनेंशियल हब और मिलेनियम सिटी कहलाता है, क्योंकि ये देश की बड़ी अहम कंपनियों के दफ्तर हैं यहां पर। गुरुग्राम से सालाना 65,000 करोड़ से ज्यादा का कुल टैक्स जाता है। अकेले केंद्र को करीब 48,000 करोड़ का इनकम टैक्स मिलता है। यह भारत का 9वां सबसे बड़ा इनकम टैक्स देने वाला शहर है। यहां पेशेवरों का औसत सालाना वेतन 22 से 33 लाख तक है। यहां एक शख्स का मासिक खर्च करीब 25 से 40 हजार रुपए है एवरेज, जबकि एक परिवार का खर्च 65,000 से 1.5 लाख महीना तक है। गुरुग्राम में घरों की कीमत कम से कम 60 लाख से 1 करोड़ है, जबकि 4 BHK 5 BHK अपार्टमेंट्स 45 से 100 करोड़ तक है। यहां अब तक का सबसे महंगा पेंट हाउस 271 करोड़ में बिका है। उसके बावजूद शहर हर बारिश में डूब जाता है, ट्रैफिक से बेहाल हो जाता है। गुरुग्राम जिले की आबादी 2011 जनगणना में करीब 15 लाख है, और हालांकि 15 साल बाद यानी 2026 में आबादी करीब 30 लाख तक हो सकती है। हालांकि 15 साल बाद यानी 2026 में आबादी करीब 30 लाख हो जाएगी। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर क्यों डूब जाता है हर बार गुरुग्राम, क्या वजह है गुरुग्राम के डूबने की। इतना बड़ा शहर, इतना महंगा शहर, हजारों करोड़ टैक्स, फिर भी हर बार पानी में। दरअसल शहर में बड़ी संख्या में सड़कें, इमारतें और कंक्रीट की सतह बनी है। इससे बारिश का पानी जमीन में जाने के बजाय तेजी से बहता है। शहर की 60% से ज्यादा जमीन पर इमारतें और सड़कें बनी, जिससे जमीन की पानी सोखने की क्षमता खत्म हो गई। अतिक्रमण है, प्राकृतिक जगह नहीं बची, जिससे हालात बिगड़ गए। यहां का घाटा बांध जो है, जो कभी 370 एकड़ में फैला हुआ था, दावा है वो अतिक्रमण और कंक्रीट से 2 एकड़ रह गया है। अरावली पहाड़ियों से उतरने वाले पानी को रोकने के लिए अब यहां कोई बड़ा तालाब या बफर सिस्टम नहीं बचा है, जिससे पानी पूरी रफ्तार से सीधे रिहायशी इलाकों में घुसता है। केंद्र सरकार ने अगस्त 2025 में लोकसभा में बताया था कि गुरुग्राम में 2019 में करीब 90 गंभीर जल जमाव के इलाके थे, लेकिन साल 2024 तक इनकी संख्या घटकर 30 रह गई। इसके बावजूद गुरुग्राम का जल निकासी सिस्टम नाकाफी है, जिससे थोड़ी सी बारिश में सड़कें और गलियां तालाब बन जाती हैं। अब भी यही हुआ है और प्रशासन ने वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है, लेकिन हर साल ऐसे ही हालात होते हैं, मगर ठोस समाधान नहीं है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय लोग और नेता। जब भी 50 mm 60 mm बारिश होती है, पूरे गुरुग्राम में जल भराव हो जाता है और सारा ट्रैफिक जो है वो सड़कों पे। और कल तो बड़े दुखदाई बात है, स्कूल के बसें फंस गई सुभाष चौक के पास, देख लीजिए, और बच्चों को 4-5 घंटे बस में रहना पड़ा भूखे प्यासे। इससे ज्यादा दर्दनाक बात हो नहीं सकती। जब आप लोगों को देखो हेल्पलेस, मतलब लाचारी की तरह लोग घूम रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा वो कहाँ जाए, कैसे करें। क्या यही मिलेनियम सिटी है? मतलब शर्म नहीं आती एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को? क्या हाल बना दिया गुड़गांव का। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है, कितने ही साल हो गए यहाँ पे कि कोई सुधार हुआ हो। पानी और पानी, सिर्फ और सिर्फ पानी रह जाता है यहाँ। प्रशासन कहता है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, जमीनी स्तर पे तो वो दिखता नहीं है। बरसात के बाद कुछ भी पीटते रहो, सांप निकल गया लाठी पीटते रहो, वो वाली बात है, बाकी कोई मजे वाली बात नहीं। हर साल एडवाइजरी जारी होती है, हर साल बारिश में मानो जिंदगी रुक सी जाती है। सरकार को इतना टैक्स देने का क्या फायदा है हमारा? क्या सरकार को नहीं चाहिए कि जिस तरह से वो बाहर से बिजनेस लाती है, उसी तरह बाहर से जो है सिस्टम्स भी लेके आए, कुछ सीख के आए। हरियाणा जो आज फाइनेंशियली गड़बड़ी का नंबर 1 स्टेट बन चुका है, जहां फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, जहां इकोनॉमिक फ्रॉड हो रहे हैं, अब हरियाणा नंबर 1 बन चुका है। और दूसरी तरफ उनके मुख्यमंत्री कभी पंजाब, कभी किसी और स्टेट में टूरिज्म पे निकलते रहते हैं। ये एक अलग डिपार्टमेंट है उसके लिए।
तो उसके लिए भी मैं देखती हूँ कि सीएम साहब और सारे के सारे मीटिंग्स लेते रहते हैं, और क्योंकि लंबा टाइम की बात है तो इसमें सारी की सारी जो इसकी सॉल्यूशंस भी निकालने में टाइम लगेगा। और आइए बारिश के बाद आपको लिए चलता हूं, बिहार से आज एक बड़ी खबर आई। छात्रों पर आखिर लाठियां क्यों चली? पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया है। छात्र दरअसल प्रदर्शन कर रहे थे पटना की सड़कों पर। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की हो रही थी। और उसके बाद देखिए जरा, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। वहां जो युवक थे उन्होंने पुलिस पर पत्थर चला दिए। और इस पत्थरबाजी की घटना में देखिए बिहार पुलिस घायल हो गई। पुलिस वाले जो जख्मी हुए, और फिर पटना पुलिस ने एक्शन शुरू किया। पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया और लाठियां चलानी शुरू की और खदेड़ा युवाओं को। और लाठीचार्ज के बाद देखिए पानी की बौछार, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, छात्रों को पीछे ढकेला। सरकार पेपर लीक नहीं रोक सकती है, लेकिन छात्रों की रोकने की नीति रात रात तैयार होती है कि छात्र अपने मांग को लेकर जब सड़कों पे आएंगे तो उन्हें कैसे रोका जाए। सरकार जो अब देखिए बवाल हुआ क्यों, क्या वजह है इसके पीछे। पटना में सीएम हाउस घेरने के लिए निकले थे दरअसल छात्र, उन पर लाठीचार्ज हुआ। छात्रों को रोकने के लिए भारी संख्या में सीआरपीएफ तैनात किया गया था। छात्रों की तरफ से पत्थरबाजी हुई, डीएसपी समेत कई पुलिस जवान घायल हो गए। डाक बंगला चौराहे पर सीआरपीएफ जवानों के साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान छात्र का सिर फट गया और एक छात्रा बेहोश हो गई। पानी की बौछार में प्रदर्शन कर रहे छात्र शैंपू लगाकर नहाने भी लगे। छात्रों के प्रदर्शन के बीच बंकर गाड़ी भी बुलाई गई और डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। 8 अगस्त से छात्र पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हैं। टीचर भर्ती के चौथे चरण यानी TRE 4 को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। 18 दिनों से छात्र अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। साथ ही उनकी मांगों की लिस्ट में इजाफा हुआ है। मांग क्या है? टीचर भर्ती TRE 4 की एक परीक्षा लेने की मांग है। इसकी भर्ती प्रक्रिया को सरल किया जाए। BSSC से संविदा कर्मियों को मिलने वाला वेटेज खत्म हो। लाइब्रेरियन और बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट शुरू हो। विभागों के खाली पदों को तुरंत भरना शुरू किया जाए। डोमिसाइल नीति लागू हो। स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। सरकारी भर्तियों में उम्र सीमा में छूट दी जाए और BPSC दरोगा सिपाही भर्ती परीक्षा पारदर्शी हो। इसमें छात्र और सरकार में कई मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अब सुनिए जरा जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो क्या कह रहे हैं। सरकार मारी है पुलिस ने और सभी पुलिस अधिकारी को DGP बना देंगे सम्राट चौधरी। इसी के लिए छात्रों को अत्याचार कर रही है। बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी जी से मिलवाया जाए, इसलिए क्योंकि इन लोग छोटे छोटे पदाधिकारियों से वार्ता करवा देते हैं और बात खत्म हो जाती है। लोगों ने रोकने का काम किया। इनकी जंजीरों में वो ताकत नहीं जो हमारी क्रांति को रोक सके। स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना होगा। हम सब अनशन पर जाएंगे, नहीं तो फांसी लगा के मर जाएंगे वहीं पर। इसी बिहार में पिछले 3-4 वर्षों में जितनी बार कोई प्रदर्शन करने आया हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो,
सब पर लाठी चली है। आज कम से कम लाठी चलाने से पहले सरकार या प्रशासन 2 बार सोच जरूर रहा है। ये लोकतंत्र की ताकत है और एक तरह से बेहतर बात है। छात्रों के जो जायज मांग हैं, उस मांग को सरकार को मानना चाहिए। बच्चों की जो भी मांग है उस पे जरूर सरकार विचार करेगी, विचार करना ही चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी प्रोटेस्ट होता है, कोई भी इस तरह का आवाज़ कोई उठाता है तो अपने हक के लिए उठाता है और सरकार की जिम्मेदारी है और वो जरूर उनकी बातों को समझेंगे और पूरा करेंगे। स्टूडेंट आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको महाराष्ट्र लिए चलता हूं, वहां अलग संग्राम चल रहा है। मराठी भाषा पर संग्राम हो रहा है ये, और ऑटो टैक्सी ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं। मराठी पर यह घमासान है। और मुंबई में टैक्सी ड्राइवर हड़ताल पर चले गए। एमएनएस ने चेतावनी दी है, चेतावनी के पोस्टर लगे हुए हैं। अब आइए आपको बताऊं क्या मांग है जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनकी। महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की हड़ताल से मुंबई थम गई है। मुंबई में हजारों यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ड्राइवरों को मराठी भाषा सीखना जरूरी कर दिया गया। इसमें 20 अगस्त से ऑन रोड टेस्ट शुरू हो चुके हैं। टेस्ट पास ना करने वाले ड्राइवरों को नोटिस जारी किया जाएगा और इसके बाद ऑटो ड्राइवरों ने 3 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया। एक ऑटो ड्राइवर ने कहा, अपनी पूरी जिंदगी रिक्शा चलाने में लगा दी, अब समझ नहीं आ रहा है कि बच्चों को स्कूल भेजें या खुद स्कूल जाएं। एक ऑटो ड्राइवर ने कहा, एक 3 स्टार ऑफिसर आता है और हमसे गांव वाली मराठी बोलने को कहता है। नहीं बोल पाने पर 20 से 25 हजार तक का भारी जुर्माना लगाया जाता है। सीएम फडणवीस ने मराठी विवाद पर बयान दिया है। फडणवीस ने कहा, उन्हें मराठी भाषा में धारा प्रवाह बोलने को नहीं कहा गया है, बल्कि बुनियादी मराठी भाषा की जानकारी होनी चाहिए। ड्राइवरों को यात्रियों से मराठी में बात करने में दिक्कत ना हो। सरकार उन्हें मराठी भाषा का एक्सपर्ट नहीं बनाना चाहती है। सुनिए जरा अब क्या कह रहे हैं मुंबई के टैक्सी ड्राइवर। बंद रहेगा 2-3 दिन, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 80 साल 60 साल पुराने लोग को मराठी बोलने के लिए बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। मुझे पंजाबी आता है, मुझे गुजराती आता है, इंग्लिश में पढ़ा नहीं हूँ, समझ लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ, जवाब भी दे देता हूँ। पर इस प्रजातंत्र राज्य के अंदर ये चीज जरूरी है क्या कि मार के सिखाया जाए। सर अन्याय हो रहा है और ये सब गलत बात है। अभी हम लोग कोशिश करेंगे लेकिन नहीं आ सकता, क्या करेंगे। अभी लास्ट ऑब्जेक्शन बचा है गाँव जाने का, और क्या करेंगे। हम जो है प्रयत्न कर रहे हैं, सीखेंगे थोड़ा बहुत। जो है कोई बोलता है तो उसको जवाब दे देते हैं। एकाएक जो है चालू हो गया, इससे थोड़ा दिक्कत तो आएगी। मराठी तो हमको बोलने आएगा नहीं, न मराठी बोलूंगा, हिंदी भोजपुरी बोलूंगा। रहने देंगे नहीं, अपना रिक्शा उत्तर प्रदेश में चलाएंगे, वहीं चले जाएंगे। उनके काम जितनी मराठी आनी चाहिए, काम चलाओ मराठी आनी चाहिए, इस प्रकार का ही आग्रह किया गया है। और उसमें कोई भी इस प्रकार की सख्ती नहीं है, उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। अभी भी 2 बार लोगों ने समय बढ़ाकर मांगा तो समय बढ़ाकर दिया गया है। अभी भी तीसरी बार भी समय बढ़ाकर दिया है। तो सीएम कह रहे थे, किसी को यह नहीं कहा है कि मराठी का प्रोफेसर बन जाओ, आम बोलचाल अगर सीख सको तो सीख लो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, 7वीं बार जेल से बाहर राम रहीम। 17वीं बार, यानी 1-2 बार नहीं, देखिए यहां संख्या बढ़ती जा रही है। और 17वीं बार जेल से राम रहीम का काफिला निकला। जरा गाड़ियां देखिए जरा। लेकिन शायद राम रहीम जैसा देश में एक ही शख्स होगा जो सनसनीखेज मामलों में दोषी करार देने के बाद भी जब मन होता है जेल से आ जाता है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम जेल से बाहर निकला है। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली। 10 सालों में 17वीं बार राम रहीम जेल से बाहर आया है।
2017 में रेप और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। सोचिए, कई महीने में उसे 30 मई महीने में 30 दिन की उसे छूट मिली। अब 21 दिन के लिए फिर जेल से बाहर आ गया। 2017 में सजा के बाद से वो 17वीं बार जेल से बाहर आया। कभी पैरोल, कभी फरलो पर बाबा जेल से बाहर आ जाता है। राम रहीम को 20 साल की सजा मिली थी। रोहतक के सुनारिया जेल में राम रहीम सजा काट रहा है। फरलो पर बाहर आने पर रोहतक से सीधा सिरसा पहुंचा। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय। राम रहीम को फरलो मिलने पर सियासी बयानबाजी तेज है। पप्पू यादव ने कहा, रेप के सजा याफ्ता राम रहीम को 17वीं बार पैरोल पर जेल से छोड़ा गया। मतलब बीजेपी राज में रेप करो, बार बार पैरोल लो। वहीं शिक्षा रोजगार की बात करो तो AK-47 की गोली, पैलेट गन और डंडे की मार के साथ जेल में सड़ो। अरविंद शर्मा है हरियाणा के मंत्री, वो कह रहे हैं हरियाणा के मंत्री, जेल मंत्री ने राम रहीम की फरलो पर सफाई दी। एक सिस्टम है, उसके हिसाब से ही पैरोल फरलो दी जाती है। बाकी कैदियों को भी पैरोल दिया जाता है, लेकिन राम रहीम केस की चर्चा ज्यादा होती है। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि ये आज की बात नहीं है। लगातार जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहा, इस हमाम में सभी नंगे हैं। सभी ने गुरमीत राम रहीम की कमजोरियों का फायदा उठाया। जो राजनीतिक ड्रामा चल रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियों का चरित्र यही रहा। राइट, तो आप देख रहे थे, ये कानून का मजाक उड़ाने जैसा है। एक शख्स जिसे 20 साल की सजा है, वो 17 बार 2017 से अब तक बाहर आ चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आइए अब आपको बताता हूं लाइफ का फंडा में क्या है खास। जिंदगी और हालात चाहे कितने भी कठोर हो, कितने भी ठोकर मारे, लोग चाहे मजाक उड़ाएं या हतोत्साहित करें, लेकिन हिम्मत मत हारिए। उनकी सुनिए जो आपको वाकई समझते और जानते हैं। ओलंपिक के 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली विल्मा रुडोल्फ की कहानी कुछ ऐसी ही है। अमेरिका के गरीब घर में जन्मी विल्मा को 4 साल की उम्र में पोलियो हो गया। उनके बाएं पैर में लकवा मार गया था। डॉक्टरों ने कह दिया था विल्मा अब कभी चल नहीं पाएंगी। दोस्त रिश्तेदार भी हमदर्दी जताते, लेकिन विल्मा की मां ने ठान लिया था कि उनकी बेटी सिर्फ चलेगी ही नहीं बल्कि दौड़ेगी भी। अपनी बेटी को भी वो यही समझाती कि तुम गिरोगी, तुम्हें चोट लगेगी, लेकिन हिम्मत मत हारना, एक दिन जरूर जीतोगी। विल्मा ने सिर्फ मां की बात सुनी, ब्रेस यानी नकली पैर निकलवा कर चलना शुरू किया तो कई बार चोट लगी। 13 साल की उम्र में पहली बार दौड़ में भाग लिया तो आखिरी नंबर पर रही। अगली 8 और ऐसी रेस वो बुरी तरह से हार गई, लेकिन 9वीं रेस से जीत का जो सफर शुरू हुआ तो फिर दुनिया देखती रह गई। वो स्कूल कॉलेज से लेकर स्टेट तक की हर रेस जीतने लगी और ओलंपिक के लिए भी उन्हें चुन लिया गया। सोचिए, जो बच्ची 12 साल तक जमीन पर पैर नहीं रख पाती थी, उसने 7 साल बाद ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। पूरा अमेरिका उन्हें तूफान कहने लगा और विल्मा ने लाइफ का बड़ा फंडा दिया। शारीरिक चुनौतियां या मुश्किल हालात तब तक आपके सपनों को रोक नहीं सकते जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपने जीवन में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।